हेलो एस्पिरेंट्स। तो मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ यार ये वीडियो रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स इन ईसीजीसी लिमिटेड। इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है और जितने भी कैंडिडेट्स, जितने भी एस्पिरेंट्स एस्पायर करते हैं कि प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब हो, तो यार ये उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ईसीजीसी एक्सपोर्ट्स क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये प्रॉपरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड एंटरप्राइज है, कोर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और इसका नोटिफिकेशन इन्होंने अभी रिलीज किया हुआ है ईसीजीसी का। तो बेसिकली यार ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो ईसीजीसी का नोटिफिकेशन है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। देखिए जैसा कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपसे एप्लीकेशन, इसने नोटिफिकेशन निकाला हुआ है कि आप इसका फॉर्म भरें, जिसमें बेसिकली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो इनकी ये वाली पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसका इन्होंने वो किया है। जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट कैडर में इन्होंने नौकरियां निकाली हुई हैं, जिसका पे स्केल बेसिकली ये बता रहे हैं, इनिशियल बेसिक पे ऑफ 88,635 रुपए होगी और सारे अलाउंसेस वगैरह सारे आपको मिलेंगे, जिसमें आपको एप्लीकेबल अलाउंसेस, बेनिफिट्स, डीए बोल रहे हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस बोल रहे हैं, हाउस लीज रिइंबर्समेंट बोल रहे हैं, घर भी मतलब आपको प्रॉपर्ली देंगे और उसका लीज पे बेसिकली मिलता है और उसका रेंट आपको मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ठीक है, न्यूज़पेपर अलाउंस, मील कूपन्स, रिइंबर्समेंट ऑफ मोबाइल बिल्स, मोबाइल हैंडसेट, ब्रीफकेस अलाउंस, फर्नीचर अलाउंस, ये सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली जो इसका सीटीसी कंपनी ने आपको बताया हुआ है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर भी है बोलते हैं इसको, और मेनली पोस्टिंग इसकी मुंबई में होगी। अप्रोक्सीमेटली 20 लाख रुपए पर एनम बताया हुआ है, यानी कि यार एवरेज जोड़ूं तो अराउंड 1.6 के अराउंड 1.7 लाख पर मंथ। ठीक है, मतलब 1.5 लाख तो एवरेज आप मान ही लो, 1,60,000 लगभग सीटीसी है, तो आपको कट पिट के अराउंड यार सारे अलाउंसेस वगैरह मिला के 1,35,000 30,000 तो मिल ही जाना चाहिए। ठीक है, तो इतनी बढ़िया बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ईसीजीसी के द्वारा। हाँ, एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो यार आईबीपीएस पीओ से थोड़ा सा लेवल ऊपर आता है। ठीक है, हाँ, एक और चीज, पैटर्न इसका बैंकिंग पैटर्न है, एसएससी पैटर्न का पेपर नहीं है, बैंकिंग पैटर्न का पेपर है। मेनली जो कोर पैटर्न ये फॉलो करता है आईबीपीएस पीओ का करता है। ठीक है, तो जो भी बैंकिंग के मेनली एस्पिरेंट्स हैं, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, और जो मतलब यार देखो, दे तो कोई भी सकता है, मैं ये सिर्फ नहीं बोलूंगा कि सिर्फ बैंक वाला मतलब इजी थोड़ा सा पड़ेगा बैंक वाले के लिए, लेकिन अगर एसएससी वाले भी अगर बैंकिंग की रीजनिंग फोकस करते हैं तो उनके लिए भी बहुत इजी है, बहुत बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। ठीक है, तो यार मेजरली सीटीसी की हमने बात कर ली, अब इनका स्केड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन मेजरली देख लेते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे देखो स्केड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन के लिए बोला हुआ है कि जो इनका एग्जाम है टेंटेटिवली 11/1/2026 को, ये देखिए 11/1/2026 को है टेंटेटिवली इनका जो एग्जाम होगा। तो उसको बेसिकली ईसीजीसी प्रोबेशनर ऑफिसर के लिए जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो रजिस्टर करें इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। एक्टिविटी इन्होंने बताई हुई है, स्केड्यूल जो एग्जामिनेशन का है वो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट 10/11/25 को इन्होंने निकाल दिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब 11/11/25 यानी कि 11 नवंबर 25 से 2 दिसंबर 25 तक कर सकते हैं। लास्ट डेट इस नोटिफिकेशन की है, इसको अप्लाई करने की रहेगी 2 दिसंबर 2025। ठीक है, उसके बाद ये एक लिंक जनरेट करेंगे, जैसे कुछ बच्चों से एप्लीकेशन में गलतियां हो जाती हैं, तो वो 6 दिसंबर 2025 से 7 दिसंबर 2025 तक एक दिन बेसिकली लिंक रहेगा इसका एक्टिव, जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड 15/12/25 से इन्होंने बोला है कि हम एडमिट कार्ड्स आपको दे देंगे, और उसके बाद प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। यार प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग में आपको बता देता हूं, तो जो बच्चे इनिशियली स्टार्ट में पेपर दे रहे हैं, ठीक है, जो अभी नए नए बच्चे हैं, प्री एग्जाम ट्रेनिंग के होती है कि जो SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं, नॉन क्रीमी के OBC नॉन क्रीमी और ये फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं, इनको एक ट्रेनिंग काइंड ऑफ प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन, जो एग्जामिनेशन से पहले एग्जाम एनवायरनमेंट इनको दिखाया जाता है, सिस्टम पे बैठना बताते हैं, किस तरीके से सिस्टम चलेगा, किस तरीके से एग्जाम होगा, उसकी टोटली इनको जानकारी दी जाती है एग्जाम होने से, कंडक्ट करने से पहले। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी ये दी जाती है SC ST OBC नॉन क्रीमी कैंडिडेट्स को और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो ये है टोटली प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। ठीक है, तो 15/12/2025 तक इनकी प्री एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ये हमें बता रहे हैं। ठीक है, और यार जनरली जो ये लोग बोलते हैं उसी के अकॉर्डिंग इनका जो स्केड्यूल पूरा इसी तरीके से रहेगा। ई कॉल लेटर्स अगर आप लोग डाउनलोड करेंगे तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपके ई कॉल लेटर्स आ जाएंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट डेट, ऑनलाइन एग्जामिनेशन 11 जनवरी 2026 को 2 से 5 बजे के बीच में, ये बोल रहे हैं 3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा।
ठीक है, तो आई थिंक इसका एक शिफ्ट में एग्जाम होगा और डिक्लेरेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम का रिजल्ट 31 जनवरी 2026 से आ जाएगा। इंटरव्यू उसका फरवरी मार्च में स्केड्यूल है। तो बेसिकली यार स्कीम इस एग्जाम की, एक एग्जाम है, ठीक है, और दूसरा इंटरव्यू है। 2 लेवल का एग्जाम है और दूसरा इंटरव्यू है, ठीक है। वैकेंसीज की अगर मैं यार बात करूं तो 2 जो कैटेगरी है, एक जनरलिस्ट कैटेगरी और एक स्पेशलिस्ट कैटेगरी है। 2 वैकेंसी है सिर्फ स्पेशलिस्ट कैटेगरी में और 28 जनरलिस्ट कैटेगरी में वैकेंसीज है। तो यानी कि टोटल वैकेंसीज 3 है, ठीक है, 30 सॉरी नॉट 3 आई एम सॉरी 30 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और अलग अलग रिजर्वेशन फॉर्मेट्स हैं यार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करती है एससीज, एसटीज, ओबीसीज और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। कोई बैकलॉग वैकेंसी इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है कि क्या है बैकलॉग वैकेंसीज। तो चलिए थोड़ा सा और नीचे कर चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो यार इन्होंने क्लियरली बोला है कि नेशनैलिटी जो होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नेपाल, भूटान या तिब्बतन रेफ्यूजी जो इंडिया आया हो 1 जनवरी 1962 के बाद, ठीक है, और विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, ठीक है। चलो थोड़ा सा और नीचे चलता हूं। तो यार ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है एज। सबसे ज्यादा इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं बिकॉज अभी जो न्यू कमर्स हैं, जो अभी कॉलेज में है, 4th ईयर में है, 3rd ईयर में है, लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है और गवर्नमेंट जॉब की एस्पायर कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको ये क्लैरिफिकेशन नहीं होता कि यार ये मैं भर सकता हूँ या नहीं भर सकता हूँ। तो इन्होंने सबसे पहले तो ये बोला है कि एज आपकी मिनिमम 21 साल होनी चाहिए 1/11/2025 पे, यानी कि 1 नवंबर 2025 को अगर आप 21 साल के हैं कम से कम तो आप ये एग्जाम भर सकते हैं, भले ही आप 21 साल 1 दिन के क्यों ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 31 अक्टूबर 2025 को 21 साल के हो रहे हैं तो आप 1 नवंबर 2025 तक ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, यानी कि 1/11/25 से तक आप 30 साल के पूरे नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने एक लाइन यहाँ पे क्लियरली लिख दी है कि एक कैंडिडेट अगर 2/11/1995 से पहले ना पैदा हुआ हो और 1 नवंबर 2004 के बाद ना पैदा हुआ है, ये दोनों ही डेट हम शामिल करते हैं। यानी कि अगर कोई बच्चा 2 नवंबर 1995 को भी पैदा हुआ है वो भी ये एग्जाम भर सकता है, और अगर कोई बच्चा 1 नवंबर 2004 को पैदा हुआ है तो वो भी ये एग्जाम भर सकता है। और वो सारे बच्चे जो इन 2 डेट्स के बीच में आ रही है जिनकी डेट ऑफ बर्थ, वो सारे बच्चे एग्जाम भर सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं, होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। बात कर लेते हैं यार रिजर्वेशन की, रिलैक्सेशन। तो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिलता है। एससी एसटीज को 5 साल का रिलैक्सेशन है एज में, ठीक है, 5 साल का रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का रिजर्वेशन है। बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 10 साल का रिजर्वेशन है। एक्स सर्विसमैन, कमीशन ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस, एसएससी जो आर्मी वगैरह में एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, जिन्होंने कम से कम 5 साल की कंटिन्यूअस मिलिट्री सर्विस दी है, ठीक है, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दे रही है ईसीजीसी, ठीक है। बाकी और भी रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन ऑफ 13 ईयर्स ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, ठीक है, ये इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। तो गाइज 2 पोस्ट है हमारे लिए, एक पीओ जर्नलिस्ट यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या प्रोबेशनरी ऑफिसर जर्नलिस्ट कैडर, और एक है हमारे पास प्रोबेशनरी ऑफिसर स्पेशलिस्ट कैडर, ठीक है। तो जर्नलिस्ट के लिए इन्होंने सिंपल सी क्वालिफिकेशन मांगी है, आपके पास एक सिंपल बैचलर डिग्री होनी चाहिए या आप ग्रेजुएट होने चाहिए यार, जिसके पास कोई भी बैचलर डिग्री है, बीए, बीकॉम, ठीक है, बीटेक, बीएससी, कोई भी एनी बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में है, किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है, या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रेजुएशन मानी जाती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो ऐसे सारे बच्चे ये एग्जाम फिल कर सकते हैं। और एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए दोस्तों, कि जो वैलिड मार्कशीट डिग्री आप लोग यहाँ पे मिलेगी कम कि वो डिक्लेयर करनी चाहिए कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ग्रेजुएट होने चाहिए ऑन द डे ऑफ फिलिंग द फॉर्म, यानी कि जिस दिन भी आप ये फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि 1 नवंबर 2025 से पहले आपकी मार्कशीट पे ग्रेजुएट लिखा होना चाहिए, यानी कि आपकी मार्कशीट 1 नवंबर 2025 से पहले की बनी होनी चाहिए। तो ये क्लियर यहाँ पे बहुत साफ हो गया है कि जो लास्ट ईयर में है बच्चे वो नहीं भर सकते हैं, 1 नवंबर 2025 से पहले आप ग्रेजुएट हो जाने चाहिए। और एक और चीज, क्लियरली आपकी मार्कशीट पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिखे होने चाहिए, ठीक है, पूछे जाएंगे। और परसेंटेज ऑफ मार्क्स नहीं लिखे हैं तो आगे इन्होंने प्रोसीजर बताया हुआ है कि किस तरीके से आप अपने परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे,
ठीक है। तो प्रोबेशनरी ऑफिसर जर्नलिस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया। प्रोबेशनरी ऑफिसर स्पेशलिस्ट पे मूव करते हैं तो एक ही डिसिप्लिन है इनकी, राजभाषा हिंदी। इसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो ये मांग रहे हैं, ये मास्टर्स डिग्री मांग रहे हैं हिंदी में या हिंदी ट्रांसलेशन में, जिसमें इंग्लिश एक कोर सब्जेक्ट होना चाहिए या मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर डिग्री के लेवल पे। ठीक है, मास्टर डिग्री हिंदी में मांग रहे हैं या हिंदी ट्रांसलेशन विद इंग्लिश, और जिसमें एक इंग्लिश एक सब्जेक्ट ऐसा कोर होना चाहिए बैचलर डिग्री के लेवल पे, और मिनिमम 55% मार्क्स आने चाहिए एससीज एसटीज के और 60% बाकी लोगों के। मतलब ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, एससीज एसटीज के रिलैक्स्ड है, 55% मार्क्स होने चाहिए। ये तो पहली क्वालिफिकेशन है। या अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास ये होनी चाहिए। ये या है सारे, मतलब ओनली वन ऑफ दीज। ठीक है, कोई भी एक अगर आपके पास क्वालिफिकेशन होगी तो ये चल जाएगा। ठीक है, मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ कोर इलेक्टिव मेजर सब्जेक्ट। ठीक है, और मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद इंग्लिश, सॉरी ये नीचे चला गया है, मास्टर्स डिसिप्लिन विद इंग्लिश एंड हिंदी एज अ मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद इंग्लिश एंड हिंदी एज कोर इलेक्टिव मेजर सब्जेक्ट्स। ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन में मास्टर डिग्री हो आपके पास, मतलब मास्टर्स आपने बेसिकली किया होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी एज अ कोर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स उसमें होने चाहिए। वही है 60% उसमें आपके मार्क्स आने चाहिए, एग्रीगेट आपकी मार्किंग 60 होनी चाहिए, और एससीज एसटीज के लिए ओवरऑल 55% आने चाहिए। ठीक है, या अगर आपके पास ये भी नहीं है तो बोल रहे हैं आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए दोनों में, बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, और 60% आपके मार्क्स इसमें आने चाहिए, और एससी एसटी के लिए 55% का ये क्राइटेरिया इन्होंने सेट किया हुआ है। ठीक है, होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और यार ये इन्होंने यहाँ पे फिर से बहुत क्लियरली मेंशन किया, जो अभी आपको मैंने पॉइंट बताया था कि रिजल्ट आपका जो ग्रेजुएशन आप ग्रेजुएट बोले जा रहे हैं, जो रिजल्ट है, रिजल्ट आपका 1/11/2025 से आना पहले चाहिए। यानी कि 1/11/2025 को अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है कॉलेज ने तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। वेरी क्लियरली आई एम सेइंग दिस। ठीक है, इंटरव्यू के टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, इसलिए आप ये मत सोचिएगा ये फॉर्म भर दें और आप इसी को पागल बना लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जब इंटरव्यू होगा सारी चीज़ें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करे जाएंगे प्रॉपर्ली। ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेशन की इन्होंने बात करी है, तो अगर यार परसेंटेज मेनली इन्होंने बताया कि जितने भी आपके मान लीजिए आपके 3 सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं, 3 सेमेस्टर में मान लीजिए आपके 10 सब्जेक्ट है टोटल, तो उन 10 सब्जेक्ट्स में आपके टोटल जितने भी मार्क्स आए, मान लीजिए 10 सब्जेक्ट्स में टोटल आपके मार्क्स आए हैं 2400, और उन 10 सब्जेक्ट की टोटल मार्किंग है 3000, तो 2400 डिवाइडेड बाय 3000 इंटू 100, वो जो नंबर आएगा वो आपका परसेंटेज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मतलब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आपके 9 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, क्या है आपके पास 9 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 9 सब्जेक्ट्स या 9 मान लेते हैं, चलिए 9 सब्जेक्ट्स टोटल आपने 3 सेमेस्टर में पढ़े, यानी हर सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट पढ़े, हर सब्जेक्ट 100 नंबर का, तो आपके टोटल मार्क्स कितने हो गए 900। ठीक है, हर सब्जेक्ट में आपको अलग अलग मार्क्स आए होंगे, किसी में 76 आए होंगे, ठीक है, किसी में 84 आए होंगे, किसी में 34 आए होंगे, इस तरीके से आए होंगे। तो इन सबको आप प्लस करेंगे, जितने भी 9 सब्जेक्ट के मार्क होंगे, मान लीजिए आपका प्लस टोटल बन रहा है 656, तो आप 656 को डिवाइड करेंगे किससे, 900 से। यार आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है चलने में। 656 को आप 900 से डिवाइड करेंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। आई एम सॉरी, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है यार, बोलने में थोड़ा मत जाइएगा, भावना को समझिएगा। ठीक है, तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो आपका परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, रिजर्वेशन है, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज के बारे में बताया, विजुअल इम्पेयरमेंट, और ये सारे उसके बाद इम्पेयर्ड जो बच्चे होते हैं, विद डिसेबिलिटीज जो बच्चे होते हैं, उनकी इन्होंने डिटेल्स दी हुई है नोटिफिकेशन में, तो उसकी मैं बहुत ज़्यादा आपको जानकारी यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। आगे यार हम बात कर लेते हैं अब EWS की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एक कैटेगरी है, जैसे SCs, STs, OBC, ऐसे ही जनरल कैटेगरी में आते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट। ये भी एक रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है, जिसमें ये आपसे बोलते हैं कि अगर आप SCs, STs या OBCs में नहीं आते हैं और जनरल कैटेगरी में लाई करते हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, यानी कि आपकी अगर मासिक आय परिवार की ग्रॉस इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं है, 8 लाख से कम है, तो आपको EWS कैटेगरी में माना जाएगा। ठीक है, और
एक जो पिछले साल का आपका, जैसे इस साल अगर आप पेपर दे रहे हैं तो पिछले 1 अप्रैल 2024 से लेके 1 अप्रैल 2025 तक आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट होगा उस बेसिस पे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, फॉर्मेट आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो मेजरली आप उस नोटिफिकेशन पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और ईडब्ल्यूएस का लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी हुई है कि भले ही आपकी 8 लाख मासिक इनकम ना हो, मान लीजिए आपकी फैमिली की ग्रॉस इनकम है 5 लाख, ठीक है, लेकिन अगर 5 लाख होने के बाद आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा है, इनमें से 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड ना हो, 5 एकड़ या उससे ऊपर रेजिडेंशियल फ्लैट आपके नाम पे ना हो, 1000 स्क्वायर फीट या उससे ऊपर का रेजिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड से उससे ऊपर का ना हो, ठीक है, रेजिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर का उससे ऊपर ना हो, 200 स्क्वायर यार्ड का, तो ऐसे लोगों को ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, भले ही आपकी 8 लाख की इनकम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कैन बी प्रोडक्शन वैलिड इनकम और एसेट सर्टिफिकेट। इनकम और एसेट सर्टिफिकेट आपको फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का शो करना पड़ेगा, इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन्होंने नीचे मेंशन करी हुई है। ठीक है, ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया था, एससी एसटीज और ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए होती है ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑनलाइन एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो यार ये ऑनलाइन एग्जाम ऑब्जेक्टिव मल्टीपल पीओ जर्नलिस्ट के लिए इन्होंने बोला है, जो टेस्ट होगा उसमें आपके 4-5 सेक्शन आएंगे बेसिकली, जिसमें रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, ठीक है, कंप्यूटर आएगी, जीके आएगी और क्वांट आएगी। तो यार इसका मेजरली पैटर्न जो मैं बोलूंगा तो वो बैंकिंग पैटर्न है इसका। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, बैंकिंग पैटर्न का फॉलो कर रहा है। तो मेजरली जो बच्चे आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसीज कम है, कोई ये मत बोलना यार आपको एक ही सीट चाहिए, तो मैं ये नहीं कभी बोलूंगा कि वैकेंसीज कम है। आपकी अगर तैयारी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करूं तो 50 क्वेश्चन रीजनिंग में, 40 इंग्लिश में, 20 कंप्यूटर में, 40 जीए में और 50 क्वांट में पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे और सेक्शंस अलग अलग होंगे। सेक्शनल टाइमिंग भी यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। 40 रीजनिंग होगी 40 मिनट की आपकी, इंग्लिश होगी 30 मिनट्स की, कंप्यूटर 10 मिनट्स की, जीए 20 मिनट्स की और मैथ्स 40 मिनट्स की। ठीक है, तो ये सारी इन्होंने डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, अलग अलग सेक्शन टाइमिंग्स हैं। ठीक है, और आई थिंक इसी सीक्वेंस में सेक्शंस खुलते हैं वहाँ पे। रीजनिंग पहले आएगा, इंग्लिश उसके बाद होगा, कंप्यूटर उसके बाद होगा, जीए उसके बाद होगा और क्वांट उसके बाद होगा। 40 मिनट, 30 मिनट, 10 मिनट, इस तरीके से सेक्शनल टाइमिंग्स है। 40 मिनट बाद ऑटोमेटिकली सेक्शन स्विच हो जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज पे चला जाएगा, उसके बाद कंप्यूटर पे चला जाएगा। इस तरीके से पेपर आपका आगे बढ़ेगा। टोटल 200 नंबर का पेपर है। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 200 ही हैं। ठीक है, अगर उसके बाद इसकी बात करूं मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर्स स्पेशलिस्ट की, तो ये भी सेम टू सेम इन्होंने 200 नंबर का पेपर रखा हुआ है, लेकिन इसमें एक सेक्शन प्रोफेशनल नॉलेज का जोड़ दिया है। ठीक है, इसमें जो कुछ जनरल अवेयरनेस आपकी पीओ जर्नलिस्ट कैडर में आ रही थी, उसकी जगह पे यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज आ रही है। ठीक है, तो प्रोफेशनल नॉलेज जो भी आप स्ट्रीम, राजभाषा की स्ट्रीम है, जो भी आपकी बेसिकली नॉलेज है, उसके रिगार्डिंग 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इसका भी टोटल यार टाइमिंग 140 मिनट्स और टोटल टाइमिंग दोनों का ही 140 मिनट्स रखा हुआ है। 200 क्वेश्चन, 200 मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर पे। डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका जब ये पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर खत्म हो जाएगा, उसके जस्ट बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर शुरू हो जाता है। एक ही उसी टाइम पे डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ठीक है, जिसमें आप 40 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, 40 मिनट्स आपको दिए जाएंगे ऐसे राइटिंग के लिए और प्रेसी राइटिंग के लिए। प्रेसी होती है बेसिकली समरी लिखनी होती है, पैराग्राफ आपको मिल जाता है तो उसको बोलते हैं प्रेसी। ठीक है, 2 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। ऐसे में भी 2 ऑप्शन क्वेश्चन में दिए जाएंगे और प्रेसी में भी आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे और दोनों के मार्क्स 20-20 होंगे, यानी कि टोटल 40 मार्क्स का ये एग्जाम है जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है और 40 ही मिनट आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे। कोई अलग अलग नहीं होता, 40 मिनट इसमें कंबाइंड दिए जाते हैं। अब आप चाहें 30 मिनट में ऐसे लिखिए और 10 मिनट में प्रेसी लिखिए, या 20-20 मिनट दोनों के लिए डिवाइड करिए, आपके ऊपर है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर राजभाषा के लिए भी सेम टू सेम रखा गया है, बस इसमें प्रेसी राइटिंग नहीं है, इसमें ट्रांसलेशन इन्होंने एंटर कर दिया है। ट्रांसलेशन ले आए प्रेसी राइटिंग की जगह, जिसमें सेम है 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है और 20-20 नंबर होंगे, यानी कि टोटल 40 मार्क्स, 40 मिनट का ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। तो अब ये समझ लिया आप 140 मिनट का तो आपका ये वाला एग्जाम हो गया और 40 मिनट का आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो गया, यानी कि टोटल एग्जाम आपका 3 घंटे का होगा, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी बताई हुई है कि जो सेक्शनल कट ऑफ है, यहाँ पे जो 5 सेक्शंस है,
जो ऑब्जेक्टिव में 5 सेक्शन है उसकी सबकी अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ है। जैसे मान लीजिए 40 नंबर का मैथ्स का पेपर है फॉर एग्जांपल, तो 40 की सेक्शनल कट ऑफ भी होगी, मान लीजिए 3 नंबर है, तो आपको ये सेक्शनल कट ऑफ हर सेक्शन की कंप्लीट क्वालिफाई करनी होगी। ठीक है, उसके बाद एक ओवरऑल कट ऑफ बनेगी, वो भी आपको क्वालिफाई करनी होगी। तो एक मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ इन्होंने रखी हुई है और ओवरऑल कट ऑफ भी रखी हुई है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो भी मेरिट लिस्ट के प्रिपरेशन के लिए जोड़े जाएंगे, लेकिन इन्होंने ये बोला है कि जो बच्चे ऑब्जेक्टिव में क्वालिफाई नहीं करते हैं उनका हम पेपर इवेल्युएट नहीं करेंगे डिस्क्रिप्टिव का। ठीक है, जो प्रॉपर्ली ऑब्जेक्टिव में क्वालिफाई करेंगे और हायर ऑर्डर में मेरिट में आ रहे होंगे या अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे उनका ही हम डिस्क्रिप्टिव इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में इन्होंने ये बताया हुआ है कि आपको क्या क्या लेके जाना है। तो एक वैलिड कॉल लेटर आपको लेके जाना है प्रिंट आउट निकलवा के। ठीक है, कलर प्रिंट आउट, ब्लैक एंड व्हाइट कोई सा भी आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक है, और एक पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ उस पर चिपकी हुई होनी चाहिए और वो चिपका के आपको लेके जानी है। एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ उसके साथ लेके जाना है ओरिजिनल में, और एक आप फोटोकॉपी आइडेंटिटी प्रूफ की भी लेके जाएंगे। ठीक है, और ये फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एक चीज याद रखिएगा, जो नाम, जो डेट ऑफ बर्थ, जो पिता का नाम आप उसमें मेंशन है वही सारी चीजें एग्जामिनेशन फॉर्म में एज इट इज मेंशन होनी चाहिए। नाम, डेट ऑफ बर्थ, इन सब चीजों में कोई डिस्क्रिपेंसी यानी कि कुछ भी अलग नहीं चलेगा। ठीक है, ये चीज बहुत बोल्ड में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये याद रखिएगा। और जो बच्चे एग्जाम देते रहते हैं उनको तो पता होता है, जो फर्स्ट टाइम ही अपीयर कर रहे हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, एक एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी रख लीजिएगा, जो चिपका के आप जाएंगे वो तो ठीक है, एक एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी चाहिए होगी। ठीक है, वो आपके उसके लिए एक्स्ट्रा मंगा लेते हैं, वैसे उसकी नीड नहीं होती, लेकिन आप लेके जाइएगा। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम आपके कॉल लेटर पे लिखा होगा, रिपोर्टिंग टाइम के हिसाब से आपको वहां पे जाना है और एक एडिशनल फोटोग्राफ लेके जाना है। नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। हर क्वेश्चन 1 नंबर का है तो आपके 0.25 नेगेटिव डिडक्ट मार्क होंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर्स अलग अलग इन्होंने दिए हुए हैं। देखिए मैं आपको एग्जामिनेशन पढ़ के एक बार बता देता हूँ। अहमदाबाद है, अहमदाबाद गांधीनगर, बेंगलोर है, भुवनेश्वर है, भोपाल है, चेन्नई है, कोयम्बटूर है, दिल्ली है, एर्नाकुलम कोच्चि है। ठीक है, एक मिनट, एर्नाकुलम कोच्चि है, और गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जालंधर, जम्मू, जोधपुर, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ, लुधियाना, मदुरई, मोहाली, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, एमएमआर रीजन, मैंगलोर, मैसूर, नागपुर, पंचकुला, पटना, प्रयागराज, पुणे, राजकोट, रांची, सूरत, उदयपुर, वाराणसी, विशाखापट्टनम और वाइजैक, ये सारे ही एग्जामिनेशन सेंटर है। मेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना प्रॉपर्ली भरिएगा ऑनलाइन फॉर्म में, क्योंकि सारी डिटेल्स जो इन्फॉर्मेशन ईसीजीसी आपको देगा वो थ्रू योर ईमेल्स ही देता है और मोबाइल पे मैसेजेस भी आ जाते हैं। ठीक है, स्कोर्स की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट स्कोर्स बताया हुआ है कि किस तरीके से आपका स्कोर जोड़ा जाएगा। ठीक है, कट ऑफ स्कोर ऑनलाइन एग्जाम का होगा, एक मिनिमम स्कोर हर टेस्ट में, जैसा मैंने आपको बताया हर सेक्शन में आपको एक मिनिमम स्कोर करना होगा। मिनिमम कट ऑफ ये रखेंगे, जैसे मान लीजिए मैथ्स का सेक्शन 40 नंबर का है तो 40 में से मान लीजिए इन्होंने 5 नंबर मैथ्स के लिए मिनिमम कट ऑफ रखी। अब मान लीजिए यार आपके ओवरऑल मार्क्स तो आ रहे हैं 120 200 में से, और आप बहुत अच्छे बच्चे काउंट हो रहे हैं, मतलब 120 किसी के नहीं है, आप ही के हैं, लेकिन मैथ्स में आपके 3 नंबर आए हैं। ठीक है, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको अंदर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो हर सेक्शन की आपको मिनिमम कट ऑफ भी निकालनी है और एक मिनिमम स्कोर क्वालिफाइंग ये लोग डिसाइड करेंगे, उसके लिए वो भी आपको क्रॉस करना है, उसके बाद ही आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो भी आपके ऑनलाइन में मार्क्स आएंगे वो शॉर्टलिस्टिंग इंटरव्यू में काम आएंगे, और जो आपके ऑनलाइन मार्क्स और इंटरव्यू दोनों में मिला के मार्क्स आएंगे वो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के काम आएंगे। ठीक है, इंटरव्यू के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंटरव्यू आपका इन्होंने बोला है कि हम 60 नंबर का इंटरव्यू लेंगे, जिसमें आपके 60 नंबर के इंटरव्यू में कम से कम 40% यानी कि आपके 24 नंबर आने ही आने चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरव्यू के इन्होंने अभी से वो आपको बता दिए हैं, जो कि क्या है, जो कि है 24 नंबर। ठीक है, ये 24 नंबर आगे आने चाहिए, और जो ओवरऑल मेरिट बनाएंगे वो 80:20 के रेशियो में बनाएंगे, यानी कि अगर इंटरव्यू जो आपका ऑनलाइन एग्जाम इन्होंने कितने का बताया, 200 नंबर का बताया, और इंटरव्यू कितने का बताया, 60 नंबर का बताया, तो आपके इसमें से जितने मार्क्स आएंगे उसका 80% ये लेंगे, और इसमें से आपके जितने मार्क्स आएंगे उसका 80%, उसका 20% ये लेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। मान लीजिए आपके 60 में से आते हैं 30 नंबर, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए आपके 60 में से आते हैं 30 नंबर और 200 में से आते हैं आपके
100 नंबर, मान लेता हूँ 100 नंबर, ठीक है। तो 200 में से अगर आपके 100 नंबर आते हैं, यार ये बड़ी दिक्कत दे रहा है, 200 में से अगर आपके 100 नंबर आते हैं, ठीक है, और 60 में से अगर आपके आते हैं 80, तो ऐसी सुन लीजिए यार, छोड़िए मैं लिख नहीं रहा हूँ। 200 में से अगर आपके 100 नंबर आते हैं तो 80 में से कितने आएंगे आपके, 80 में से आपके बनेंगे 40 मार्क्स, ठीक है, 80 में से आपके बनेंगे 40 मार्क्स जितने भी आपके आएंगे, और 60 में से अगर आपके 30 आए तो उसका मैंने बोला 20%, यानी कि 6 नंबर। तो 100 में से आपके टोटल कितने मार्क्स आए, 46 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल आपके मेरिट में जो काउंट होंगे वो 46 मार्क्स आपके काउंट होंगे, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू उन्होंने बोला है, ये सारी पूरी एक लिस्ट है, ये यार जब इंटरव्यू होगा तो मैं फिर से एक डिटेल वीडियो आपको बना दूंगा कि आपको क्या क्या चाहिए होगा, सारी चीजें। एक चीज याद रखिएगा, ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट और जितने भी सर्टिफिकेट हैं या प्रॉपर्ली अपने बनवा लीजिएगा, नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है उनको फिल आउट करवाइएगा, और प्रिस्क्राइब्ड पर्सन्स भी उन्होंने बताए हुए हैं कि किसकी बेसिकली किसका वैलिडेशन चाहिए होगा, ठीक है। सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन इन्होंने ये बोला है कि जो भी हम जब भी एग्जाम आएगा, एग्जाम का रिजल्ट आएगा, तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपका एग्जाम का रिजल्ट 31 मार्च 2026 तक वैलिड होगा। यानी कि बीच में अगर कोई भी वैकेंसी जनरेट होती है ईसीजीसी में तो ये आपको इसी एग्जाम के बेसिस पे आपको बुला सकते हैं ज्वाइनिंग के लिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इन्होंने 30 वैकेंसीज बोली और बीच में 5 वैकेंसीज और आ जाती हैं, तो इसी एग्जाम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 31/3/2026 तक ये मार्क्स आपके वैलिड हैं। 31 मार्च 2026 के बाद ये मार्क्स नलिफाई हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर आपका अभी सिलेक्शन नहीं होता है तो उम्मीद मत हारिएगा, 1 साल तक आपका स्कोर वैलिड है। अगर ईसीजीसी में कोई भी और वैकेंसी या कुछ भी जनरेट होती है, या कुछ बच्चे आप ही के इस रिक्रूटमेंट में छोड़ देते हैं और मिड ऑफ द ईयर उनको जरूरत पड़ती है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की, तो आपको कॉल आउट कर सकते हैं मेरिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, दो या दो से ज्यादा बच्चों का अगर सेम स्कोर है तो मेरिट ऑर्डर डिसाइड होगा डेट ऑफ बर्थ के आधार पे, ठीक है। जो जिसका डेट ऑफ बर्थ पहले होगा या जो ज्यादा सीनियर होगा वो पहले आएगा, ठीक है उसमें। और ये यार ये बता दें कि ये पैन इंडिया सर्विस है, ठीक है। स्पेशली मुंबई में नहीं है, पूरे इंडिया में कहीं भी दे सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट में बी पोस्टेड एनीवेयर, कहीं पे भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स पोस्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इन्होंने ये बोला है कि एग्जामिनेशन हॉल में एग्जैक्टली कैंडिडेट्स करेंटली वैलिड फोटो आइडेंटिटी लाएंगे, जैसे कि पैन कार्ड, ठीक है। और नाम वगैरह मैंने आपको पहले बताया, नाम, डीओबी और ये सारी चीजें सेम होनी चाहिए जो आप एप्लीकेशन में भरेंगे। पैन कार्ड, पासपोर्ट, डीएल आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, फोटोग्राफ के साथ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ किसी भी गेजेटेड ऑफिसर ने इशू किया हो, ठीक है। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिशियल लेटर हेड हो फोटोग्राफ के साथ आपका, तो वो भी आपका चल जाएगा। या किसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज ने आइडेंटिटी कार्ड इशू किया हो, ये सब आपके चल जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी कैंडिडेट के बारे में जरा सा भी शक होता है किसी को भी, या वहां पे आपका कैंडिडेट से क्लियर नहीं होता आइडेंटिटी, तो आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। और एक और चीज, डीएल, लर्निंग डीएल नहीं होना चाहिए आपका, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। राशन कार्ड वगैरह ये आपका नहीं चलेगा, लर्निंग भी नहीं चलेगा, ठीक है। जिन्होंने नाम बदला है उनके लिए एक स्पेशली इन्होंने यहाँ पे जारी किया है। इन्होंने क्या, हर एग्जाम में ऐसा होता है कि उनको सिर्फ तभी अप्लाई करने दिया जाएगा जब वो ओरिजिनल गेजेट नोटिफिकेशन प्रोवाइड करें। गेजेट में आपका नोटिफिकेशन आए गेजेट ऑफ इंडिया में कि आपने नाम बदला है, या अपना ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट या एफिडेविट ओरिजिनल में दिखाएं, ठीक है। ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट दिखाइए या ओरिजिनल गैजेट नोटिफिकेशन दीजिए, या एफिडेविट एक बनवा के लाइएगा ओरिजिनल में कि हमने यार सो एंड सो पहले नाम था और अब सो एंड सो नाम हो गया है, ठीक है। और एक और चीज, सेम फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको एक दिखाना होगा जो आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन में नाम शो कर रहे हैं उसका, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। और उसकी फोटोकॉपी भी सबमिट करनी होगी। बाकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ये सब आपकी वहाँ की चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में होगा। और एक और चीज़, एग्जामिनेशन मेन्यू पे जब आप जाएंगे तो आप सिंपल बॉल पॉइंट पेन लेके जाएंगे। एग्जामिनेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो आपने ऊपर मैंने बताया आपको, कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ ओरिजिनल, ठीक है, उसकी फोटोकॉपी, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपका के, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा आप कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। बाकी इन्होंने कुछ चीजें बार्ड हैं, पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, प्लास्टिक, मतलब इसके अलावा कुछ भी आप मत लेके जाइएगा। गॉगल्स, हैंडबैग्स, हेयर पेन, हेयर बैंड, बेल्ट, कैप, ये सब भी अलाउड नहीं है। रिंग, ईयर रिंग,
नेकलेस, ये सब भी चीज़ें अलाउड नहीं है। रिस्ट वॉच, कैमरा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कोई भी टेबल आइटम पैक्ड, मतलब ये समझ लीजिए उसके अलावा जो अलाउड है उसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, रफ शीट वगैरह प्रोवाइड करी जाएगी। अप्लाई करने के कुछ इन्होंने पॉइंट्स बताए हुए हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है यार 950 रुपये का ये फॉर्म है, 175 रुपये का SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए और 950 रुपये का बाकी लोगों के लिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए। एडिट विंडो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी, मोड ऑफ पेमेंट वगैरह आपका सारा ये ऑनलाइन। अब आप फॉर्म ये भर सकते हैं। आई थिंक मैंने पूरी मेजरली आपको डिटेल्स बता दी हैं। और एक और चीज़, मल्टीपल अपीयरेंसेस ऑनलाइन एग्जाम में मत दीजिएगा, इंटरव्यू में, ठीक है। आपका कैंडिडेट कैंसिल कर देंगे। और सेम डिटेल्स से 2-3 फॉर्म मत भरिएगा। वैसे लास्ट वाला मान्य होता है, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि सेम डिटेल्स के साथ 2-3 फॉर्म मत भरिएगा, ठीक है। बाकी यार मैं कुछ ऐसा देख लेता हूँ कुछ छूट ना रहा हो, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि आई डोंट थिंक कि कुछ छूट रहा है। फोटोग्राफ की इन्होंने डायमेंशंस वगैरह बताई हुई हैं कि फोटोग्राफ 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। डायमेंशन 200 × 230 पिक्सल्स, 20 से 50 KB के बीच की इमेज होनी चाहिए फोटोग्राफ, ठीक है। 20 से 50 KB के बीच में। लाइव फोटोग्राफ भी आपको लेने को बोलेगा वेबकैम या मोबाइल फोटो से, कैप्चर फोटो के ऑप्शन पे, ठीक है। सिग्नेचर आपका 140 से 60 पिक्सल, 10 से 20 KB के बीच का सिग्नेचर मांगा हुआ है, ठीक है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी मांगा हुआ है 20 से 50 KB का। हैंड रिटन डिक्लेरेशन 50 KB से 100 KB का। यार जितने ये सारे फॉर्मेट हैं, ये सारे ही आपको बैंकिंग में लगते हैं और बैंक वाले बच्चे तो रखे रहते हैं। बाकी जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी। बाकी ये फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। ये सारे फॉर्मेट जो भी आप जिस भी कैटेगरी से उनको फिल करिए, इस पर स्टैम्प लगवाइए, ठीक है। नीचे इन्होंने लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज एम्पावर्ड ये बताई हुई है कि कौन कौन इस पे साइन कर सकता है, ठीक है। आई होप मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी होंगी। बाकी यार आपके कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइए ECGC के रिगार्डिंग, मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।